का जो वीडियो है हमारा वो है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। हम लोग इसके पहले 13 ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 11th का पार्ट है आपका, जिसमें कि 13th ग्रुप आता है पी ब्लॉक में और आपका 14th ग्रुप आता है। 12th में आपका 15, 16, 17 और 18 ग्रुप आता है, पी ब्लॉक का पार्ट आता है। तो इसी में 14th ग्रुप में है कौन, आपके कार्बन फैमिली। क्या है आपके? कार्बन फैमिली। अब इस कार्बन फैमिली में है कौन कौन, तो आपको कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद फिर आपका जर्मेनियम है, उसके बाद फिर एंड पीवी है, लेड जिसको कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट याद करने का क्या था हमारा, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, पीवी, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे। अभी अगर कार्बन की बात करें तो ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। क्या है आपका? नॉन मेटल है। अगर सिलिकॉन की बात करें और जर्मेनियम की बात करें तो ये आपका मेटलॉइड कह सकते हैं या सेमी मेटल कह सकते हैं। सेमी कंडक्टर में हम लोग यूज करते हैं इसको, इन दोनों का, तो सेमी मेटल कह सकते हैं। और इसकी अगर बात करें, इन दोनों की बात करें तो ये क्या है आपका, मेटल्स है। क्या है आपका? मेटल्स है, ठीक है। डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट हर टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मेटल पाए जाते हैं, नॉन मेटल पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए कहीं कहीं बुक में आपको लिखा रहता है कि जो सिलिकॉन है ना वो क्या है, नॉन मेटल है, तो कंफ्यूज नहीं करना। हम यहाँ सेमी मेटल लिखे, हम क्या लिखे हैं, सेमी मेटल लिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन आपका है ना नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स तो पूरी तरह से सिलिकॉन को नहीं कह सकते हैं, तो इन दोनों को जो है ना स्पेशल केस में रखेंगे हम लोग सेमी मेटल। मेटलॉइड्स नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे जर्मेनियम को आप मेटलॉइड्स भी कह सकते हैं। तो अलग अलग दिया रहता है, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, सेमी मेटल लिख दिए। अगर इस ग्रुप को याद करना हो तो हम क्या बताए थे कि पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 ऐड करना है और उसके बाद 18 और कितना हो जाएगा आपका 32 ऐड कर दीजिए। मतलब कि अगर कार्बन का आपको याद है कि इसका 6 होता है तो इसका कितना हो जाएगा 14, और इसका कितना हो जाएगा 32, और इसका कितना हो जाएगा 50, और इसका कितना हो जाएगा 82। ऑलमोस्ट लगभग समझ में आया। चलिए तब क्या है आपका नाइट्रोजन के पहले वाला, तो आप देख भी सकते हैं नाइट्रोजन के जस्ट पहले गैलियम का यहाँ पे 31 था तो इसका 32, यहाँ पे क्या नाम था, बाल गंगाधर, इंडियम का क्या था आपका 49 था तो इसका 50 है, अगल जस्ट बगल वाला है अपना। तब इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर कार्बन का देखेंगे तो कार्बन का होता है 6, 1s2, 2s2 और 2p6 है ना, 2p2, कोई दिक्कत? ठीक है। तभी क्या है यहाँ पे अगर हम लोग सिलिकॉन का देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, 14 है ना, 14, 2p2 सॉरी 2p2 14 है। मतलब अगर जनरल हम लोग देखें, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का जनरल देखें तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सेम है। तो आप लिख सकते हैं NS2 और NP2। मतलब इसके आउटर मोस्ट में अगर देखें तो S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सब सेल में आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? एक जो है आपका खाली है, एक क्या है आपका खाली है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें इस 14th ग्रुप एलिमेंट का, तो सबसे पहला जो आता है आपका प्रॉपर्टी वो क्या है, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, अब देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 13th ग्रुप क्या है आपका, 13th ग्रुप इसके पहले है, ठीक है। उसके बाद आपका 14th ग्रुप आता है। और अगर हम लोग बात करें पीरियड में, लेफ्ट टू अगर हम लोग राइट जाते हैं, लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं तब क्या होता है, साइज क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। मतलब अगर 13th ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें, अगर साइज की बात करें तो 13th ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, ज्यादा साइज होगा किससे, आपका 14th ग्रुप एलिमेंट से। तो कह सकते हैं जो 14th ग्रुप एलिमेंट है वो स्मॉलर देन 13th ग्रुप एलिमेंट। तो 14th ग्रुप एलिमेंट स्मॉलर देन 13th ग्रुप एलिमेंट। और अगर डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, अगर डाउन द ग्रुप की बात करते हैं हम लोग,
डाउन द ग्रुप की बात करें तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत, साइज इंक्रीज करेगा मतलब कार्बन, कार्बन से बड़ा आपका होगा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, ठीक है। आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और आपका लेड, ऐसे करके, ठीक है। चलिए तभी क्या है आपका ये साइज का हो गया। अगर हम लोग साइज में रीजन बोलें कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आप जो है ना रीजन लिख सकते हैं कि ड्यू टू आपका इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर यहाँ पे कहें तो आप कह सकते हैं कि साइज क्यों बड़ा हो रहा है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब पीरियड की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि आपका ये बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिकैप कर लेते हैं। मान लेते हैं 13th ग्रुप की अगर बात करते हैं, बोरोन की बात करते हैं, इसके पास कितने सेल है, 2 सेल हैं। अगर कार्बन की बात करते हैं तो इसके पास भी कितने सेल है, 2 सेल हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज सेल तो सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए 13th ग्रुप का जो है ना आपका न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन कम होता है, तो इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसका अट्रैक्शन ज्यादा, साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग सब कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे इतना ही करना नहीं है। ये समझ गए साइज का ट्रेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सीधा सीधा है, चूंकि 13th ग्रुप से ये छोटा है, 13th ग्रुप से क्या है, छोटा है। तो अगर हम लोग कहें कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू, अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में जितना एनर्जी लगता है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा आपका 13th ग्रुप एलिमेंट का क्या रहेगा, कम रहेगा, सॉरी कम रहेगा किससे, 14th ग्रुप एलिमेंट से। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 14th ग्रुप का ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज क्या है आपका, अगर साइज का ट्रेंड देख रहे हैं अभी, अगर साइज का ट्रेंड देखेंगे तो क्या था, 13th ग्रुप का ज्यादा था किससे, 14th ग्रुप से। और साइज के साथ अगर आयनाइजेशन एनर्जी का आप रिलेशन देखिएगा तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है कि साइज ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो साइज क्या है, कम, या साइज अगर कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका ट्रेंड है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का। अगर यही डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसका ट्रेंड क्या रहेगा, तो कार्बन का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आपका सिलिकॉन का, फिर आपका जर्मेनियम का, फिर आपका टीन का, और फिर आपका लेड का, ठीक है। कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, ऐसे करके समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अब ये जो शॉर्टकट जो हम लोग बोलते हैं ना, ये ऑलरेडी बहुत पहले से चलते आ रहा है, जब हम लोग पढ़ा करते थे। अभी आपके पास कोई अच्छा शॉर्टकट है तो आप उसको याद करते हैं। मेन हमारा क्या है मोटो, कि हमको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलिए। तो साइज के साथ आपका क्यों डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल का। तो आपका ये रहेगा ट्रेंड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपका साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा आपका बढ़ेगा। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 13 ग्रुप से ज्यादा होगा 14 ग्रुप का, हाँ ज्यादा होगा 14 ग्रुप, लेकिन इतना कंसिडरेबल नहीं होता है, तो आप इसको नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज, क्योंकि साइज लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है। साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे तो हमारा कार्बन का सबसे ज़्यादा, फिर आपका सिलिकॉन का, उसके बाद फिर से जर्मेनियम का, उसके बाद फिर से
आपका SN का और फिर से आपका किसका हो जाएगा PB का। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत। डाउन द ग्रुप का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका सबसे ज़्यादा साइज के साथ रिलेशन है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब देखिए चौथा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो लोग पढ़ेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। अब इस ग्रुप के जो मेंबर है ना, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +2 भी होता है और +4 भी होता है, ठीक है। +2 भी होता है और +4 भी होता है, या आप कह सकते हैं कि -4 भी, वो तो आपका एलिमेंट्स है ना जिससे वो कंबाइन करेगा, मतलब +2 और +4 भी शो करते हैं। क्यों ऐसा होता है आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन, अगर कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो ये हमेशा क्या शो करते हैं, इन जनरल हमेशा क्या शो करते हैं, आपका +4, क्या शो करते हैं +4। अब कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कार्बन जो है ना वो नॉन मेटल है, कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल है, तो जब कार्बन नॉन मेटल है तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन लेगा भाई। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो कार्बन का पॉजिटिव रहेगा, और कार्बन से अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो कार्बन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर CH4 में आप देखेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -4, लेकिन यही अगर यहाँ पे दिखाई दे कहाँ, CCl अगर 4 में आप देखेंगे तो कार्बन का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। बस जानने का बात ये है यहाँ पे कि किसी भी स्थिति में कार्बन का जो वैलेंसी है ना वो 4 रहेगा, कितना रहेगा 4। अब है कि कार्बन का वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि हम लोग अभी देखे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p2 6 होता है इसका। अब है कि आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन किए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है आपका, ये जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, क्या है आपका ग्राउंड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, तो ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके वो चला जाएगा आपके वैकेंट p ऑर्बिटल में, वैकेंट p ऑर्बिटल में। अब इस केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस समय जो वैलेंसी शो करेगा वो 4 शो करेगा, इस समय जो वैलेंसी शो करेगा वो कितना करेगा, 2 शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे 2 भी शो करेंगे और ये 4 भी शो करेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अब है कि इससे बाकी और जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सिलिकॉन के बाद कौन सी, गीत सुनाओ और प्यारे, ये सब जो है वो +4 भी शो करते हैं और क्या करते हैं, +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करेंगे और +2 भी शो करेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है ना हमेशा +4 ही शो करेगा या -4 शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तब क्या है कि डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जा रहे हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट compound is more stable, ठीक है, मोर स्टेबल मतलब डाउन द ग्रुप। अब और इस फिनोमिना का हम लोग कहते क्या थे, इस फिनोमिना को हम लोग कहते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या कहते थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस, आपका जब बोरोन फैमिली पढ़ रहे थे वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी हम लोग डिस्कस किए हैं और आपका बैक बॉन्डिंग को भी डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। बस यहाँ है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे आपका लोअर ऑक्सीडेशन वाला जो कंपाउंड है ना, लोअर ऑक्सीडेशन वाला डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना भी कंपाउंड है वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला से। एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, मतलब बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं आपका PbCl2 बन रहा है और PbCl4 बन रहा है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो PbCl2 का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा होगा किससे, PbCl4 की तुलना में। समझ में आया, इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं और इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
ठीक है। इसीलिए आप पढ़ेंगे इस ग्रुप में, इसी ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे कि, या यहीं पे हम लोग देख लेते हैं ना, PbF4 PbCl4 ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप बात करें कि PbBr4 ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज कुछ ज़्यादा ही आपका बड़ा, तो यहाँ पे यहीं पे लिख लिए तो आपके आगे में कौन दिक्कत नहीं है। तो ये तो एग्जिस्ट करता भी है। क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। मतलब अगर ये हाई अपने +4 में अगर ये नजर भी आएंगे, अगर ये +4 में नजर भी आएंगे तो किस एलिमेंट के साथ? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नजर आएंगे। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये नहीं बनता है, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? मतलब अगर किसी भी ग्रुप के लोअर मेंबर को देखिएगा, उसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड पाया भी जा रहा है तो किसके साथ पाया जाएगा? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पाया जाएगा। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है ना वो नहीं रहेगा। ठीक है। इसी में अगर हम लोग इसके और भी एलिमेंट्स की बात करते हैं, SN की बात करते हैं। अगर SnCl4 और अगर PbCl4 के बीच में जो है ना आपको कंपेरिजन करना हो, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे? SN लेड और PB का। तो हम अभी क्या बोल रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या है ना स्टेबल होगा, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। तब क्या कहते हैं कि इसका जो स्टेबिलिटी है ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा इससे। मतलब डाउन द ग्रुप है, +4 में है, इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, और इसके ऊपर है तो इसका, इसके तुलना में ऐसे देखा जाए तो ये दोनों का स्टेबिलिटी कम रहेगा, लेकिन फिर भी इन दोनों का कंपेरिजन करें तो इसका थोड़ा सा स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो कार्बन का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए CH4 या CCl4 के रूप में पाया जाता है। तब यहाँ पे हम लोग चर्चा करें बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग का अगर चर्चा करें तो बैक बॉन्डिंग सब शो करते हैं, कार्बन भी शो करता है। अब बैक बॉन्डिंग है दो टाइप का, एक होता है आपका p-pi बैक बॉन्डिंग, और एक होता है आपका p-pi और d-pi बैक बॉन्डिंग। अगर कहेंगे तो इसमें कहेंगे कि p-pi बैक बॉन्डिंग, और इसमें कहेंगे तो इसमें कहेंगे एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब p-pi d-pi बैक बॉन्डिंग शो करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास। ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है। तो ये कार्बन जो है ना p-pi d-pi बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता, लेकिन p-pi बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ ले। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे, और इस बैक बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ आता है? हाइब्रिडाइजेशन में। कि हाइब्रिडाइजेशन में आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपका हम यहाँ 3 कंपाउंड बनाए हैं। अब इन तीनों में जो है ना हम लोग को समझना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो ये शेप है वो पिरामिडल शेप, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप क्या है? पिरामिडल है। यहाँ पे भी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? पिरामिडल। ये ट्राई मिथाइल अमाइन है, ये तो अमोनिया है। और इसमें इसका भी जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा? पिरामिडल। क्या रहेगा आपका? पिरामिडल। ठीक है।
जब चलिए अगर इसमें बात करें तो इसमें चूंकि वैकेंट डी और वाइटल है तो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, बैक बॉन्डिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी और वाइटल है, सबके पास है, बारी बारी से सबके पास रह सकता है, किसी भी सिलिकॉन के साथ जो है ना ये बैक बॉन्डिंग बना सकता है। मतलब बैक बॉन्डिंग बनने के कारण हमको लग रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन का जो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3, यहाँ भी नाइट्रोजन का देखें तो sp3। क्यों? 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। लेकिन यहाँ बैक बॉन्डिंग होने के कारण ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसके कारण अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितना हो जाएगा, sp2। क्योंकि बैक बॉन्डिंग में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करता है उसको फिर हम लोग काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। समझ में आया? इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या हो गया आपका, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे पी पाई डी पाई आपका कह सकते हैं कि पी पाई डी पाई, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, तो कह सकते ऐसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सर ठीक है डी और वाइटल तो नहीं है, लेकिन कार्बन का पी और वाइटल तो जो है ना वो 2 ही है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कार्बन का जो पी और वाइटल है इसमें तो एक और वाइटल ऑलरेडी खाली है आपका, जो आउटर मोस्ट 2p और 2s2 की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है। तो कार्बन जो है ना वो कौन सा शो करता है, पी पाई शो करता है। क्या करता है? पी पाई बैक बॉन्डिंग शो करता है। अब मतलब किसके किसके साथ, तो कार्बन के साथ, मतलब जिसके पास पी और वाइटल रहेगा खाली उसी के साथ ना। तो कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ शो करता है, या फिर कह सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का, तो ये बैक बॉन्डिंग आपका शो होता है। ठीक है, तो इन तीन मॉलिक्यूल को अगर छोड़ दें तो बाकी कार्बन जो है ना वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आया? इसका जो नाम है ट्राइसिलाइल अमाइन। ट्राइसिलाइल अमाइन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसी का जो है ना स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। रुक जाइए, इसी को अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो आप इस तरह से जो है ना यहाँ पे सिलिकॉन और यहाँ पे सिलिकॉन और यहाँ पे सिलिकॉन, चूंकि बैक बॉन्डिंग बारी बारी से सबके साथ ही कर सकता है तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड जो है ना वो सब पे क्रिएट होगा, और ये कुछ इस तरह से जो है ना आपका प्लेनर स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। समझ में आ रहा है? प्लेनर स्ट्रक्चर। बाकी S3 सब में लगा दीजिए। ठीक है, S3 आप सब में लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन का चूंकि ये जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में चला गया, तो अब जो नाइट्रोजन है, जैसे हम लोग अमोनिया की बात करें या हम लोग इसकी बात करें नाइट्रोजन के साथ CH3 और CH3, इन तीनों की बात करें तो ये जो दोनों है ये स्ट्रॉन्ग बेस शो करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन सा बेस? लुईस बेस। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करेगा। लेकिन ये जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक छोड़ दीजिए, अगर नहीं कंफ्यूज होता तो आप कह सकते हैं कि ये जो है लुईस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। समझ रहे हैं? बैक बॉन्डिंग के कारण जहां ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लुईस बेस कहला रहा था, वहीं अब ये क्या कहला रहा है? लुईस एसिड कहला रहा है। लुईस क्या कहला रहा है? एसिड कहला रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अब कोई क्या है आपका ये लोन पेयर तो बचा नहीं। लोन पेयर जब बचा नहीं तो आपका वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और लुईस एसिड। तब एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है कैटानेशन। क्या है कैटानेशन? कैटानेशन क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग कह सकते हैं आप इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद से जुड़ने का जो है ना आपका, मतलब कह सकते हैं कि इसको अध्यात्म का प्राप्ति हो रहा है ना, खुद से ये जुड़ रहा है। तो कार्बन बहुत अच्छा है इस मामले में भी कि कार्बन जो है ना वो अपने आप से जुड़ रहा है। हम लोग भी अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा संसार अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ कह सकते हैं कि इस तरह का, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा शो कर सकता है। इससे थोड़ा कम जो है ना ऑक्सीजन फैमिली वाले में थोड़ा सा कम हो जाता है। इवन इसी फैमिली में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कार्बन का है। सबसे ज़्यादा जो बात करें वो किसका है? कार्बन का। तो कार्बन का ज़्यादा है आपका
उससे कम किसका है, सिलिकॉन का। और जैसे ही सिलिकॉन के नीचे बढ़ते हैं तो इससे बहुत कम आपका जर्मेनियम का, और जर्मेनियम का लगभग इक्वल होता है किसके, टीन के लगभग बराबर होता है कैटाइनेशन प्रॉपर्टी का। ये ट्रेंड है, ठीक है, कैटाइनेशन का, समझ में आ रहा है, सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। मतलब कर सकते हैं ये होता क्यों है, और ये डिपेंड किस पे करता है, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि खुद से जुड़ना है। तो आप कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ कैटाइनेशन, extent of catenation depends on bond energy, depends on बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन वही अगर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन मॉलिक्यूल का अगर बात करें, तो ये जो है ना आपका थोड़ा वीक हो जाता है, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाता है। तो ये इतना बड़ा आपका लस्टर के रूप में आपको नहीं नजर आएगा। और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसी कार्बन के कैटाइनेशन प्रॉपर्टी के कारण क्या है, आप हम लोग पढ़ते हैं, और लंबा लंबा कंपाउंड हम लोग देखते हैं ये करके, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ कैटाइनेशन प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तब एक और प्रॉपर्टी है आपका एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एलोट्रोपी क्या है, तो एलोट्रोपी एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होना, एक ही एलिमेंट्स का ज्यादा रूप में क्या होना, प्रेजेंट होना। तो कह सकते हैं कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं, मेनली तो कार्बन ही है, कार्बन के जो दो टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमॉर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन मतलब जिसके ऐसा सॉलिड जिसके अंदर क्रिस्टल हो। तो इसके आपके तीन एग्जांपल्स हैं, इसके आपके तीन एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि पहला एग्जांपल है डायमंड, दूसरा जो है वो क्या है आपका ग्रेफाइट, तीसरा जो है वो क्या है आपका फुलरेंस। अगर एमॉर्फस की बात करें तो इसमें आपका कोक आएगा, चारकोल आएगा, कोक आएगा, कोक को पीने वाला कोक मत कह दीजिएगा, ठीक है। आपका चारकोल आएगा, ठीक है, आपका क्या आएगा, चारकोल आएगा। उसके बाद आप और भी जितना भी है, कोल है, मतलब कोयला ही, सब में तो कार्बन ही है ना, सब में आपका कार्बन ही है, ठीक है, सब में आपका कार्बन है। तो आप ये सब कर सकते हैं एग्जाम्पल। इसके बारे में तो नहीं जानना है हम लोग, इसके बारे में पढ़ना है, तो जरा इसके हम लोग देख लेते हैं। डायमंड की बात करें तो देखिए इसमें भी आपका कार्बन है सिर्फ, और इसमें भी आपका कार्बन है। लेकिन अगर बात करें तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन, ठीक है, 4 अदर कार्बन के साथ। यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे कर दीजिए, तो ये ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे एक और कर दीजिए, तो ये ऐसे यहाँ भी कार्बन कर दीजिए। मतलब एक कार्बन जो है ना वो 4 कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ के ही क्या बनता है आपका फॉर्मेशन करता है किसका, अब ऐसा बनाते चले जाएंगे, बहुत सारा है, डायमंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन, और इसके कारण जो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरह से आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण इसका जो प्रॉपर्टी है ना डायमंड से एकदम अलग हो जाता है। जहां डायमंड लाखों करोड़ों में बिकता है, वहां जो है ना हम लोग पेंसिल के रूप में यूज करते रहते हैं, या रोड पे पड़ा भी है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। इसी तरह से आप यहाँ पे लगाते चले जाइए, आपको स्ट्रक्चर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इसमें, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। और एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब sp3 है तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। आपको दिख ही रहा है, आप कह सकते हैं
ठीक है, ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ सीधा ट्राइगोनल प्लेन करके लिख के छोड़ देंगे, या हेक्सागोनल एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना। इसी स्ट्रक्चर के कारण इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। और ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या हो जाता है, हार्ड होता है। अब हार्ड है तो इसके अंदर क्यों हार्ड है, तो इसके अंदर जो प्रेजेंस है वो क्या प्रेजेंस है आपका, हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। और ये सॉफ्ट है, कह सकते हैं सॉफ्ट ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ये नॉन मेटल होते हुए भी इस स्ट्रक्चर के कारण ये नॉन डायमंड जो है ये नॉन मेटल होते हुए भी पता है आपका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका डायमंड का वो क्या है, वेरी हाई है, आप कह सकते हैं वेरी हाई। और अगर यहाँ पे हम लोग कहें कि इसका तो फिर तो नॉर्मल सॉफ्ट ही है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका लो होता है, क्या होगा आपका लो होगा। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी जो है, अगर डेंसिटी की बात करें चूंकि हार्ड है तो डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। और इसमें अगर इसके अंदर अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा आपका, लो होगा, क्योंकि सॉफ्ट है। देखिए जो भी सॉफ्ट मटेरियल है उसका डेंसिटी क्या होगा, लो ही होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके दो एलोट्रोप्स हैं। तब एक एलोट्रोप्स हमारा बचता है क्या आपका, फुलरेंस। फुलरेंस जो है वो आपका अगर बना है तो अगर ग्रेफाइट जो है आपका, ग्रेफाइट जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक दें या इलेक्ट्रिक आर्क दें, क्या दें, इलेक्ट्रिक आर्क दें, और उसके बाद इसको क्या कर दें, कंडेंस कर दें, क्या कर दें, कंडेंस कर दें, मतलब लिक्विड हो गया ना, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो मान लेते हैं अगर लिक्विड हो जाए और उसको फिर क्या कर दें, कंडेंस कर दें, ठीक है। जब कंडेंस कर देंगे तो ये दो फॉर्म में बनेगा, C60 होता है और C क्या होता है, 70 होता है, मतलब कार्बन के मतलब 60 कार्बन और इसमें 70 कार्बन, ठीक है। अब ये है कैसे कैसे, दोनों जो है आपका क्या है, फुलरेंस है, क्या है आपका, इन दोनों को क्या कहते हैं, फुलरेंस। लेकिन उसमें भी ये कॉमन है और इसको हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है, फुलरेंस, ठीक है, या बकी बॉल कह सकते हैं, या इसको हम लोग बकी बॉल कहेंगे, समझ में आया। अब इसमें जो मेंबर होते हैं, ये 60 मतलब नंबर बताया। अब देखिए इसमें जो मेंबर होते हैं ना, ये दो टाइप के मेंबर होते हैं, या तो आप कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि 20 ये 6 अलग है, 26 मेंबर रिंग, मतलब एक जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और ऐसे वैसे कितने होंगे, 20 होंगे। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 120, या मतलब मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे, या आपका अगर रहेगा तो 12 रिंग रहेगा, कितना रहेगा, 12 रिंग रहेगा। और ये कितने कार्बन वाला, ये 5 कार्बन वाला, कितना रहेगा, 5 मेंबर रिंग, ठीक है, 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर का रहेगा तो आपका 12 रहेगा, और अगर 26 मेंबर का रहेगा तो कितना रहेगा, 6 रहेगा। मतलब यहाँ पे हेक्सागोनल और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पेंटागोनल रिंग रहेगा, पेंटागोनल रिंग। 5 कार्बन का तो पेंटागोनल ही होता है ना, 6 कार्बन का आपका हेक्सागोनल होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसका एक स्पेशल है कि जो फुलरेंस होता है ना, फुलरेंस, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, sp2 होता है, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है। और इसमें कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये किसके जैसा बिहेव शो करता है, आपका बिहेव्स एज एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखिएगा कि जो फुलरेंस में जो कार्बन का जो आपका क्या नाम है, हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है आपका, sp2 है। और इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका
क्या है डिलोकलाइज, मतलब वो सर्कुलेशन जिस तरह से बेंजीन रिंग में होता है ना, वही। तो एरोमेटिक सिटी आपका यह कह सकते हैं कि एरोमेटिक नेचर जो है ना वो वी हैव एज एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक तो लिखे थे एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये तीनों एलोट्रॉप्स है आपका यहाँ पे, जिसमें कि अब कुछ कुछ और फीचर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ग्रेफाइट आपका जो है ना गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर होता है, लेकिन आपका डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता है। डायमंड क्या होता है? गुड कंडक्टर नहीं होता है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो कार्बन ग्रेफाइट का ज़्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेफाइट का ज़्यादा है। किसके तुलना में? आपका डायमंड की तुलना में। अगर हम लोग बात करते हैं यूज की बात करें ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट को हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स मतलब सरफेस को तो ड्राई लुब्रिकेंट्स क्या होता है सर? मतलब जैसे हम लोग ग्रीस घर में यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। अभी क्या है, हाई स्पीड पे जब मशीन चल रहा है, तो जब हाई स्पीड पे चलेगा वहां पे अगर हम लोग ग्रीसिंग करेंगे तो वो ग्रीस रह पाएगा। जैसे ही हाई स्पीड पे मशीन घूमेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीस जो है ना वो पिघल के गिर जाएगा। तब क्या है कि मशीन के बनाने समय ही उसमें जो है ना उसमें ग्रेफाइट मिला दिया था। क्या मिला दिया था? ग्रेफाइट मिला दिया था। और ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये लुब्रिकेशन का मतलब स्लिपरी, एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लिप करने वाला ये सरफेस का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा जो ग्रेफाइट जो है वो ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज करते हैं। ये स्पेशल फीचर है और ये बहुत अच्छा है। आप लोग इंजीनियरिंग में भी चले जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए ग्रेफाइट, जिसको कि हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट्स में यूज करते हैं। इतना था ओवरऑल आपके फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन 14 ग्रुप के एलिमेंट्स का। कोशिश कीजिए इसको यहाँ पे रीड कर लीजिए, इसके बाद आप एक बार बुक जरूर पढ़ें, बुक पढ़ें, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो देखेंगे हम लोग फ्यूचर में।